मौसम के कारण और ख़राब नेट के कारण ये हमारा संपर्क टूट गया था। और मैं बात कर रहा था अथर्ववेद काल की, कि अथर्ववेद काल में हमारी कृषि काफ़ी समुन्नत थी और उस समय के जो विशेषज्ञ थे उनको अन्नविद कहा जाता था। पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि के प्रति इतनी उपेक्षा हुई, कृषि की इतनी उपेक्षा हुई, सबसे पहले खेती से पशुपालन भी अलग हो गया और खेती रह नहीं गई। हमने अपनी मूल चीजों को छोड़ दिया और विदेशी चीजों को हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। खेती करना भी हमने छोड़ दिया। तो पिछले कुछ दशकों से जो हमारा उत्पादन था उससे ज्यादा लागत लगता था, जिससे किसान काफी हताश होते रहे। पर नरेंद्र मोदी जी के जो घोषणा थी कि हम किसानों का आय दोगुना कर देंगे, उससे उन किसानों में काफी उत्साह पैदा हुआ। इसके लिए सबसे जरूरी है कि कृषि की जो बुनियादी चीजें हैं, जैसे सिंचाई है, बीज है, खाद है और उसके लिए पर्याप्त धन, ये किसानों को उपलब्ध कराया जाए। और मुझे लगता है कि वर्तमान जो सरकार है इस पर बहुत ही ठीक ढंग से काम कर रही है, पहले से ही काम कर रही है। और जो प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की घोषणा की है उस पर कृषि पर काफी ध्यान है। प्रधानमंत्री जी ने देश को स्वावलंबी बनाने की, कि देश कैसे स्वावलंबी हो, स्वदेशी के माध्यम से स्वावलंबन, यह एक बहुत कठिन काम है। लोकल के प्रति मुखर होकर ग्लोबल की तरफ देखना, यह कठिन काम है, लेकिन यह सिर्फ माइंडसेट की बात है। और हमारे यहां हो सकता है हम लोकल के प्रति मुखर होकर के ग्लोबल की तरफ जा सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हम बाद में आपको देंगे। पहले तो मैं आप लोग को स्वदेशी बताना चाहता हूं कि स्वदेशी क्या है। स्वदेशी का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने देश में किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, वो स्वदेशी नहीं है। स्वदेशी का अर्थ है कि हम अपने देश के संसाधनों के साथ साथ देश की तकनीक के द्वारा देश में ही जब उत्पादन होता है तो वास्तव में वो सही मायनों में वास्तव में वही स्वदेशी है। इसके लिए रास्ते जरूर कठिन है पर असंभव नहीं है। हमारे यहाँ इसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज मोदी जी ने दिया है। इसमें हम बहुत कुछ अपना बदल सकते हैं, स्वदेशी कर सकते हैं। अभी तक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण की जो परिभाषा थी, जो औद्योगिकरण का जो परिदृश्य दिख रहा था विदेशों से, जो हम लोगों ने भी फॉलो किया है कि औद्योगिकरण में क्या होता है कि संकेंद्रण होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सेंट्रलाइज होता है, उद्योगों का संकेंद्रण हो जाता है और गांव से, कस्बों से लोग वहां पर नौकरी करने जाते हैं, श्रम बल जाता है, वहां पर लोगों का संकेंद्रण शुरू हो जाता है, श्रम बल का संकेंद्रण शुरू हो जाता है, जिसके कारण अर्बनाइजेशन भी होता है, नगरीकरण होता है, जिसके कारण वहां पर शिक्षा व्यवस्था आती है,
जिसके कारण वहां पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी आती हैं। लोग अच्छी जिंदगी जीने के लिए ही इन क्षेत्रों में जाते हैं। लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण जो परिस्थितियां बनी है उसमें इस तरह का औद्योगिकरण भी फेल हो गया है। अब हमें ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की आवश्यकता है, इस तरह के उद्योग लगाने की आवश्यकता है कि जो हर जिले में लगे, जिससे बेरोजगारी की समस्या जो है वो उसका समाधान हो सके। उसके साथ ही साथ वो सारी सुविधाएं भी वहां पर विकसित की जाएं, जिसके कारण लोग गांव से पलायित होकर के शहरों में अपने काम काज के लिए जाते थे, सुविधाओं को ढूंढने जाते थे। अच्छे स्कूल स्थापित हो जाएं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित हो जाएं, जगह जगह उद्योग लगने से रोजगार मिल जाए, तो फिर गांव का व्यक्ति शहरों में क्या करने जाए। तो औद्योगिकरण की जो कमियां हैं, जो सेंट्रलाइज हो जाता है, उसको हमें इस बार इस कोरोना महामारी के संकट काल के बाद उस चीज को तोड़ करके जिले जिले में उद्योगों की स्थापना करके रोजगार देने का काम करना पड़ेगा। और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि जो भारत सरकार है पिछले कुछ सालों से एक मुहिम चला रखा है, जिसमें देश के प्रत्येक जिले में कुछ विशेष उत्पादन या उत्पाद हो, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको बढ़ावा देना। जैसे कहीं पे टेक्सटाइल बहुत अच्छा है तो कहीं पर कहीं फसल बहुत अच्छी है, कहीं का हस्तशिल्प बहुत अच्छा है तो कहीं पर औषधि मिलती है जो अलग हट करके होती है, जो कहीं नहीं मिलती है। अपनी लोकल औषधियां भी हैं। इसको आइडेंटिफाई करने का काम जो भारत सरकार है पिछले कई सालों से कर रही है। अभी यह प्रक्रिया चल ही रही थी कि कोविड-19 कोरोना वायरस का इतना बड़ा प्रकोप फैल गया, विश्व इस महामारी की चपेट में आ गया। फिर भी उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम इस कोरोना काल के बाद से निश्चित तौर पर होने वाला है। उसी से रोजगार मिलेगा, उसी से डिसेंट्रलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का डिसेंट्रलाइजेशन होगा। लोगों को जब लोग रहेंगे, वहां पे काम करेंगे, पैसा उनके हाथ में आएगा, तो निश्चित है कि एक अच्छी जिंदगी वो यहां रहकर भी जी सकते हैं जो शहरों में पाने के लिए जाते हैं। अब बात आती है कि स्वावलंबन की बात प्रधानमंत्री जी ने की कि स्वावलंबन स्वदेशी चीजों से स्वावलंबन हो। तो स्वावलंबन और स्वदेशी, तो हमें पहले तो स्वदेशी चीजों को अपनाना पड़ेगा। हमारे दिमाग में जो एक चीजें भर गई हैं कि हमारी स्वदेशी चीजें अच्छी नहीं होती हैं, विदेश की चीज अच्छी होती है, इस माइंडसेट को हमें बदलना होगा। हमें अपने देश की चीजों को अपनाना होगा, उनको सम्मान देना होगा, उनको प्रोत्साहित करना होगा। तभी हम स्वदेशी के माध्यम से स्वावलंबन तक पहुंच सकते हैं। लोकल के प्रति मुखर होकर के ग्लोबल पहुंच सकते हैं। जो हमारा एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि नहीं, हम ये भारत की चीज है, भारत का उत्पाद है, हम ये इस्तेमाल नहीं करते, हम अमेरिका का ब्रांड इस्तेमाल करते। ये जो हमारा माइंडसेट है, जो हमारा स्टेटस सिंबल है, इसको बदलना पड़ेगा। जिस झूठे भ्रम से बाहर आना पड़ेगा, तभी जाकर के हम स्वदेशी को अपना सकते हैं। 2-3 उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगा और इसको प्रोत्साहन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा और हमारे सैनिक बलों के द्वारा और हैं जो इस काम को लगातार कर भी रही हैं। सैनिक
और अन्य सेना का और जो अन्य सेना बल हैं उनके कैंटीन में 1 जून से यानी कल से ही स्वदेशी उत्पादों की बिक्री हो रही है। विदेशी वस्तुओं का पूरी तरह से बाइकाट कर दिया गया है। यह एक प्रोत्साहित करने का काम है। हमें भी आगे आना चाहिए, हमें भी आगे आना पड़ेगा। अभी एक हमारे मोबाइल पे आया था, एक ऐप है जिसमें चीन के जो ऐप्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर ले रहा है और उसको डिलीट आप कर सकते हैं। तो हम पूरी तरह से स्वदेशी अपना सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हमारे अंदर बहुत क्षमताएं हैं। भारत में बहुत क्षमताएं हैं, बहुत संभावनाएं हैं। अभी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं मास्क का और पीपीई किट का। भारत में पीपीई किट पिछले 70 सालों में एक भी नहीं बना। वर्तमान में क्या स्थिति है? मात्र 2 महीने में 5 लाख प्रतिदिन पीपीई किट का उत्पादन हो रहा है। इसमें हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और साथ ही साथ आने वाले समय में जल्द ही हम इसको निर्यात करने का भी काम करेंगे। मास्क का उत्पादन बहुत कम होता था। बाजार में जाने पर पता चलता था कि यह जापान का मास्क है या अमेरिका का है या चाइनीज मास्क है, ये अच्छा होता है। लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि 2.5 लाख मास्क प्रतिदिन भारत में उत्पादन हो रहा है। वेंटिलेटर की समस्या थी, 50,000 वेंटिलेटर पर डे उसका उत्पादन हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं। बस हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा कि भारतीय उत्पाद अच्छे हैं, उनके प्रति मुखर होना पड़ेगा। और भारतीय उद्योगों को, स्वदेशी उद्योगों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह हमें गुणवत्तापूर्वक उत्पाद, गुणवत्ता से युक्त उत्पाद हमें उपलब्ध कराएं, जो हम भी यूज कर सकते हैं या देश की जनता भी यूज करे। और जब वो विदेशी मार्केट में, विश्व बाजार में जाए तो वहां भी वो टिक सके। यह जिम्मेदारी इन लोगों की बनती है। बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं, मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं भारत के, स्वदेशी उत्पाद है जिसके आगे विदेशी उत्पाद टिक नहीं सकते हैं। तो गुण भी है, क्षमता भी है, सब कुछ है, टैलेंट है। कहते हैं कि हमारे यहां हनुमान जी की बीमारी है, हमें बताना पड़ता कि देखो बहुत शक्तिशाली हो, उड़ सकते हो, तब जाकर के हम उस चीज को समझ सकते हैं। तो इस देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, इसका हमें भरपूर लाभ जो है लेना चाहिए। जनसंख्या आप देख लीजिए कितनी है भारत की, 16.7% विश्व की है। और यहां पर जलवायु कितना है, कितने प्रकार का है? 127 प्रकार का कृषि जलवायु है। यहां पर जितनी कृषि योग्य भूमि है 18 करोड़ हेक्टेयर, वो विश्व में उतनी ज्यादा कहीं नहीं है। यहां की जो टेक्नोलॉजी टैलेंट, वो वर्ल्ड में 3rd स्थान पे आता है। यहां पे 20% पॉपुलेशन युवा है, यंग है, क्षमताएं हैं करने की। फिर भी विश्व के बाजार में, विश्व के निर्माण में हमारा योगदान 3% है। क्यों? इसके पीछे दोषी कौन है? वही हम जापान को देखते हैं तो वो विश्व की जनसंख्या का 1.6% है, बहुत कम जनसंख्या है उसकी, लेकिन विश्व के बाजार में, विश्व के निर्माण में उसका योगदान 10% है। ऐसी स्थितियां बनती हैं। इसके पीछे कारण है, 1-2 उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जापान में जो कार बाजार है, जो कारें बिकती हैं, जापान में 4% जो कारें बिकती हैं वो विदेशी कारें होती हैं।
और 96% कारें वो स्वदेशी ही खरीदते हैं। और भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहां पर 13% ही स्वदेशी कारें बिकती हैं और 87%, 87% यहां पर विदेशी कारें बिकती हैं। ऐसा नहीं है टाटा महिंद्रा खराब तो है नहीं, मजबूत है, सभी जानते हैं मजबूत है। लेकिन हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि हमारी चीजें अच्छी हैं, हमें वो चीजें, अपनी चीजें खरीदनी पड़ेंगी, हमें उसके प्रति मुखर होना पड़ेगा, हमें उसकी विशेषताओं को जानना पड़ेगा। हमें अपने देश को अगर आगे ले जाना है, अगर हमें अपने देश के विकास के बारे में सोचना है, राष्ट्र के प्रति हमें जागरूक रहना पड़ेगा और स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा और सम्मान देना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि हम विदेशी कारों को खरीदते। मैं कार का उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। आखिर में ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा विश्व का बाजार है। मैं एक दो उदाहरण और देना चाहता हूं। मैंने सुना है लोगों के माध्यम से, बहुत सारे इस देश में लोग रहते हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि भारत में तो कुछ बनता ही नहीं था, एक सुई तक नहीं बनती थी। ये हमारी पिछली सरकारों की देन है 70 सालों में कि यहां सब कुछ बनने लगा। बड़ा आश्चर्य है कि ये ऐसे लोग अपनी बातों को रखने में और गलत चीजों को सिखाने बताने में इतने निपुण हैं, इतने कन्विंसिंग है कि लोगों को कन्विंस्ड कर तक ले गए। भाई हमारे यहां सुई कैंची की आवश्यकता ही नहीं थी, हमारी संस्कृति नहीं है, हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है। हमारे यहां फटा सिला हुआ कपड़ा पहनने का रिवाज नहीं है, परंपरा ही नहीं, हमारी संस्कृति ही नहीं है। शादी विवाह में अभी तो खैर हम लोग सब लोग पहनते हैं, लेकिन शादी विवाह में आज भी कटा हुआ कपड़ा नहीं जाता है। फटा हुआ कपड़ा पहनने पे शुक्र दोष लगता है। तो सुई नहीं बनती थी, यानी कि हम लोग कुछ नहीं थे। ऐसे कहने वाले लोग हैं जो हम लोगों को कन्विंस करते हैं, हम लोग को हताश निराश करते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति ही नहीं थी तो हम क्यों सिला हुआ पहने, जिससे फटा हुआ पहने, क्यों हम कटा हुआ पहने, और ऐसे उद्योगों की आवश्यकता क्या है? तो ऐसे लोग कन्विंस कर ले जाते हैं। तो सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम लोगों को अपने स्वदेशी उत्पादों के प्रति सम्मान बढ़ाना पड़ेगा, उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। मैं बताऊं, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच गोरखपुर चैप्टर का संयोजक हूं। हम लोगों ने पिछले कई सालों से चीन के उत्पादों का लगातार विरोध किया है और उसका परिणाम भी देखने को मिला है। चीनी झालर, चीनी दीपक, इसकी आवश्यकता क्या है? क्योंकि हमारे यहां का अच्छा नहीं होता है, या कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये कन्विंस करने में सफल है कि नहीं यहां का मत लो, वो चाइना का अच्छा है। भाई क्यों? हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा, हर साल चीन के उत्पादों का हम लोग विरोध हर साल दीपावली के समय में करते हैं। 15 दिन का सप्ताह जो है, 2 सप्ताह चलता है, 15 दिन का, और उसमें हम लोग चीन के उत्पादों का विरोध करते हैं। उसका प्रभाव मैं गोरखपुर शहर में उसका बैनर पोस्टर लगा करके और लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से मिल करके, ये सारी फ़ोन पे टेलीफोनिक जो भी संभव हो सकता था, हम लोगों ने मिलकर काम किया। वहाँ भी हमको प्रभाव देखने को मिला। और सबसे ज़्यादा प्रभाव मुझे देवरिया जिले के कई गांवों में, अपने गांव में भी मिला। ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो बताने वाला कोई नहीं है, स्वदेशी के प्रति मुखर कोई नहीं है। और मेरे गांव में मोमबत्ती भी नहीं जली, चाइनीज झालर और दीपक की तो बात ही अलग है, स्वदेशी दीप जले। और लोगों से कहना नहीं पड़ा, मैं चूंकि काम करता हूं, मैंने नहीं कहा, अपने मन से उनका हृदय बदला, वो स्वदेश के प्रति आए कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो हमारा पैसा चाइना क्यों जाए, हमारा पैसा हमारे देश के लोगों के पास आए, उस कुम्हार के पास आए जिसका साल भर का खर्चा निकल जाता है।
ये माइंडसेट, चूंकि हम लोगों को अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। चाइनीज दीपक और झालर खरीद करके कोई स्टेटस सिंबल आपका नहीं बन जाने वाला है। इसी प्रकार से अन्य जो उत्पाद है वो सब अच्छे हैं भारत के, और हमें बस उसको अपनाने की आवश्यकता है, उसको सम्मान देने की आवश्यकता है। तभी तो हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। और व्यापार में अगर हमने मजबूती पा लिया, अगर व्यापारिक रूप से हम मजबूत हो गए, विश्व के व्यापार में हमारा अगर योगदान बढ़ता है, तो विश्व गुरु की बात जो चलती है कि हम विश्व गुरु थे, तो विश्व गुरु किसी पोंगा पंडितई से नहीं थे, कोई टीका लगाने से नहीं थे। ये हमारा दूसरा प्रकरण है। लोग ऐसी बातें करते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूं। इसको लेके लोग चिढ़ाते हैं, हेट करते हैं और दूसरों को उकसाते हैं। ये हमारी दूसरी चीजें हैं। तिलक लगाना, पूजा पाठ करना एक श्रद्धा आस्था का विषय है, वो दूसरी चीजें हैं। लेकिन व्यापार में भी हम मजबूत थे। स्वतंत्रता के पहले ही, अभी दूर की बात छोड़िए, स्वतंत्रता के पहले भी हम अपने उत्पादों में और देश में स्वावलंबी थे। स्वतंत्रता के बाद ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि हमारे सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है बर्बाद हो गई। उस पे विदेशी कंपनियों का आधिपत्य हो गया। 1991 में जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण आया, वो भी फ्लॉप हो गया। उस पे भी छोटे उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया गया। सारी विदेशी कंपनियों ने उस पर आधिपत्य कर लिया। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां इस देश में रही हैं जिससे हमारे उद्योग धंधे चौपट हुए, नुकसान हुआ, उनका बर्बाद हुए। तो अब मौका है अपने ही देश के किसानों का, अपने ही देश के उत्पादों का, अपने ही देश के उद्योगों का, अपने ही देश के लोगों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प का, अपने ही देश की औषधि का सम्मान करने का। और मुझे उम्मीद है कि अगर देश की जनता इस विषय में सोचेगी, अपने स्वदेशी उत्पादों के बारे में सोचेगी, तो निश्चित है भारत हर मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। और आत्मनिर्भर बनेगा, आत्मनिर्भरता के साथ ही साथ जब व्यापार पे इसका आधिपत्य होगा, तो निश्चित है कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई दूसरी शक्ति रोक नहीं सकती है। अमेरिका फ्लॉप हो गया, अमेरिका का पूंजीवाद समाप्त हो गया, रूस बिखर गया, चाइना का जो विस्तारवाद या दूसरे को नुकसान करके अपने आप को आगे करना, ये सारी नीतियां, अधिनायकवाद जिसको कहते हैं, चाइना का अधिनायकवाद, तो चाइना का अधिनायकवाद भी उसकी पोल खुल गई, अमेरिका का पूंजीवाद भी नष्ट हो गया, रूस बिखर गया, बचा क्या? विश्व में ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जिसको हम लोग देख करके उसको फॉलो कर सके। हमें तो हमारे अंदर की चीजें ही पहले जो थी वही बची हैं, और उसी से देश चलने वाला है, उसी से देश चलेगा। उसी को अपनाना है, स्वदेशी को अपनाना है, हम अपनी संस्कृति को अपनाना है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। हम उसी मेंटालिटी के हैं, हमारा विषय वहीं पे आके खत्म होता है। लेकिन वो उस चीज को पाने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए हमें सबसे पहले मेहनत करनी पड़ेगी, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना पड़ेगा, सम्मान प्रोत्साहन के साथ भारत को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस काम में, स्वदेशी उत्पाद में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, स्वावलंबी बनाने में इस देश के साथ होंगे और विदेशी चीज़ों का बायकॉट करेंगे। आवश्यकता भी है और इस देश के लिए ज़रूरी भी है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।